आज हम शक्ति की प्रकृति या लक्षण और उसके प्रयोग की जो सीमाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। शक्ति है ये दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुरूप परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जो भी व्यक्ति है अपने सामने वाले व्यक्ति को अपनी व्यवहार कुशलता या अपनी करिश्माई शक्ति या फिर अपने व्यक्तित्व के कारण अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाने के लिए प्रेरित कर लेता है। हमने शक्ति में शक्ति के विभिन्न जो प्रकार हैं, जिसमें राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, धार्मिक शक्ति है, इन शक्तियों का अध्ययन किया है। इसके अलावा हमने शक्ति के जो अलग अलग स्रोत हैं, जिसमें ज्ञान, सत्ता, धन, व्यक्तित्व, परिस्थिति, संगठन का आकार, इनका भी अध्ययन किया है। आज हम शक्ति की प्रकृति या उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शक्ति का संबंधात्मक होना। शक्ति है वह अपनी प्रकृति से संबंधात्मक होती है। शक्ति के अस्तित्व के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि शक्ति कई व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को प्रकट करती है। शक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति या एक संस्था कई व्यक्तियों या संस्थाओं के आचरण को अपने अनुकूल मोड़ सकती है। कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करके अन्य व्यक्तियों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकता है और इसके लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि शक्ति का एक प्रमुख जो लक्षण है वह है संबंधात्मक होना। हम अगला लक्षण लेते हैं शक्ति के विभिन्न रूप। शक्ति है ये विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसा कि हमने इससे पहले जो वीडियो जिसमें अध्ययन किया था, जिसमें हमने शक्ति के अलग अलग रूपों का अध्ययन किया है, जैसे कि राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, सैनिक शक्ति और वैचारिक शक्ति। शक्ति के ये रूप किसी भी व्यवस्था में एक समय विशेष में एक साथ पाए जाते हैं। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ये रूप एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यवहार में ये एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं और सहयोगी भी हो सकते हैं। विरोधी होने पर व्यवस्था की शक्ति में कमी और सहयोगी होने पर वृद्धि हो जाती है। हम ये देखते हैं, अगर हम उदाहरण के रूप में ये देखें, जैसे कि अगर हम राजनीतिक शक्ति की बात करें तो राजनीतिक शक्ति में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, अगर माहौल उसके पक्ष में है तो वह शक्ति उसके लिए सहयोगी होगी। अगर माहौल पक्ष में नहीं है तो वह शक्ति उसके विरोध में प्रकट होगी। इस प्रकार हम शक्ति का जो अगला लक्षण है वह लेते हैं शक्ति औचित्यपूर्ण होती है। शक्ति के स्थायित्व के लिए इसका औचित्यपूर्ण होना अति आवश्यक है। शक्ति में यदि औचित्य का लक्षण नहीं होगा तो वह मात्र बल या दमन कहलाती है। शक्ति का प्रयोग जन कल्याण में किया जाता है तो वह शक्ति औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। अगर इसी शक्ति का प्रयोग लोगों की भावनाओं को दमन करने के लिए किया जाता है तो वह शक्ति दमनात्मक या बल प्रयोग के द्वारा काम में ली जाने वाली शक्ति कहलाती है। अतः शक्ति को इस लक्षण को बनाए रखने के लिए जन सहमति आवश्यक है। अर्थात अगर हम शक्ति का औचित्यपूर्ण होना मानते हैं तो इसके लिए जनता की सहमति आवश्यक है, और जो भी शक्ति औचित्यपूर्ण होती है वह कभी भी दमनात्मक नहीं होती। इसमें कभी भी बल का सहारा नहीं लिया जाता। ये सिर्फ जनता के हित के लिए कार्य करती है। शक्ति की अगली जो विशेषता है वह है शक्ति वास्तविक एवं संभावित दोनों पक्षों में होती है। शक्ति वास्तविक और संभावित इसके दोनों पक्ष होते हैं। जब कोई व्यक्ति सहजता शक्ति का प्रयोग करता है तो उसकी ये शक्ति वास्तविक शक्ति कहलाती है। यदि शक्ति का प्रयोग शक्ति धारक किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है तो ये संभावित शक्ति कहलाती है, चाहे वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में ही उसका प्रयोग क्यों ना हो। तो हम ये देखते हैं कि शक्ति है
इसका एक जो लक्षण है वह वास्तविक और संभावित दोनों हैं। शक्ति का जो अगला लक्षण है वह है शक्ति संचय निरंतर आवश्यक है, अर्थात शक्ति में निरंतर वृद्धि होना जरूरी है। यदि शक्ति का संचय रुक जाता है तो एक तरह से उसका अंत भी हो जाता है। शक्ति का निरंतर संचय या वृद्धि होने से वह स्वयं अपना साध्य भी बन जाती है। तो हम ये देखते हैं कि शक्ति की जो विभिन्न लक्षण है उसमें शक्ति का संबंधात्मक होना जरूरी है। इसमें एक पक्ष काम नहीं करता बल्कि दो पक्ष होते हैं, और एक जो मजबूत पक्ष होता है वह अपने सामने वाले पक्ष को प्रभावित करता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए शक्ति का संबंधात्मक होना जरूरी है। शक्ति के अपने अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और वैचारिक शक्ति है। शक्ति है ये औचित्यपूर्ण होती है। अगर शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए या जन कल्याण के लिए किया जाता है तो वह शक्ति औचित्यपूर्ण होती है। अगर इसी शक्ति का प्रयोग लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है तो वह शक्ति दमनात्मक शक्ति कहलाती है। शक्ति है इसके दो पक्ष होते हैं, वास्तविक और संभावित शक्ति। अगला शक्ति का जो लक्षण है वह है कि शक्ति का निरंतर संचय होना जरूरी है, क्योंकि अगर शक्ति का संचय नहीं होगा तो एक तरह से शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये तो है शक्ति के विभिन्न लक्षण। अब हम बात करते हैं शक्ति के प्रयोग में आने वाली सीमाएं, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है तो उस पर कौन कौन सी सीमाएं लगा दी जाती हैं या हो जाती हैं। जैसे कि शक्ति का प्रयोग शक्ति धारक है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करता है। उसके लिए वह विभिन्न प्रकार के साधनों को काम में लेता है। जैसे कि जो भी बलशाली व्यक्ति होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार अगर कार्य करवाना चाहता है तो इसके लिए वह कई प्रकार के मापदंड अपनाता है। जैसे कि वह किसी व्यक्ति को दंड दे सकता है, पुरस्कार भी दे सकता है, धमकी दे सकता है, समझा सकता है और डरा सकता है। ये शक्ति के अलग अलग साधन हैं। शक्ति धारक जितना अधिक इनका प्रयोग करने में सफल होता है उतना ही अधिक वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बलशाली व्यक्ति है, डरा धमका कर दूसरे व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना चाहता है, अगर वास्तव में व्यक्ति उसके डराने धमकाने से उसके अनुसार कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। परंतु शक्ति धारक हमेशा शक्ति का प्रयोग निरपेक्ष रूप से नहीं कर सकता, अर्थात अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता। उस पर बहुत सारी सीमाएं या मर्यादाएं या प्रतिबंध होते हैं। अर्थात शक्ति का प्रयोग अमर्यादित ढंग से न होकर सापेक्ष रूप से हो जाता है। शक्ति धारक को शक्ति का प्रयोग करते समय बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको ध्यान में रख कर के ही व्यक्ति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि धर्म है, परंपरा है, रीति रिवाज हैं, इतिहास है, संस्कृति है, नैतिक मूल्य हैं। ये सारे ऐसे प्रतिबंध हैं जो कि एक शक्ति धारक पर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। जैसे कि नैतिक प्रतिबंध लगा दिए, या फिर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं उनके प्रतिबंध लगा दिए, या फिर हमारी जो पुरातन मान्यताएं हैं या धार्मिक परंपराएं हैं उनका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनके अतिरिक्त शक्ति धारक को जन इच्छाओं और विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह हैं उनके नियंत्रण में रह कर के प्रयोग करना पड़ता है अपनी शक्ति का। तो हम ये देखते हैं कि जो भी शक्तिशाली व्यक्ति है उस पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगा दी जाती हैं, जिनमें धार्मिक सीमाएं हैं, परंपरागत जो रीति रिवाज हैं उनकी सीमाएं हैं, विभिन्न नैतिक मूल्य हैं उनकी सीमाएं लगा दी जाती हैं। धन्यवाद।